बहुत बहुत शुक्रिया इकरा। और जैसे कि आप देख रहे थे, इसमें हमने देखा कि शुरू में सहाफ़ियों की जानिब से वॉकआउट किया गया और रीज़न यही था कि वो कह रहे थे कि ये एक रिवायत रही है कि जब भी बजट आता है उसके बाद देखा ये गया है कि एफबीआर की जानिब से एक टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है सहाफ़ियों को, ताकि वो और क्लैरिटी हासिल कर सकें और आवाम तक जो दुरुस्त मालूमात हैं वो पहुँचा सकें। लेकिन इस रिवायत को इस मरतबा तोड़ा गया। इस मरतबा जो है वो टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से सहाफ़ी जो है वहाँ से वॉकआउट कर गए। बहरहाल उनको मना लिया गया और इसमें अता तावड़ साहब का किरदार बहुत अहम रहा। चेयरमैन एफबीआर जो हैं उनकी तरफ से भी जो है वो कोशिश की गई और इस तरह सहाफ़ी वापस आए। सवालात बहुत थे और जवाबात देने की कोशिश की जा रही थी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से, चेयरमैन एफबीआर की जानिब से और जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे बोसाल साहब उनकी जानिब से भी। तो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, हमारी टीम जो है वो भी मौजूद है। बजट कल आ गया है। इस बजट को कौन कौन हजम कर रहा है, किस किस को हजम हुआ, कौन कौन इससे सहमत है और इसमें क्या वाकई कहीं ना कहीं अगर तलाश किया जाए तो कोई रिलीफ छुपा हुआ है जिसे तलाश किया जाएगा तो वो मिलेगा, या फिर रोज़े रोशन की तरह ये रिलीफ जो है वो आया है। यही हम अपनी टीम के सामने रखेंगे। हमारे साथ जो हैं वो एक बार फिर माहिर इस फील्ड के मौजूद होंगे। माहिर टैक्स उमूर मोहम्मद अवैस साहब जो है ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अवैस साहब, सबसे पहले तो वो लोग जो बहुत परेशान हो रहे थे कि जी जो सैलरी पे लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, उनको कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला। डू यू थिंक कि वाकई जो परसेंटेज कम की गई है मुख्तलिफ स्लैब्स में वो एक जेन्युइन रिलीफ है, या फिर कान इधर से जो पकड़ा जा रहा था वो ऐसे घुमा के दूसरी तरफ से पकड़ लिया गया है? अस्सलाम वालेकुम सलमान सर, तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला ये है कि सैलरी का रिलीफ है, ये आप ये कह लें कि जिनकी तनख्वाह 2.5 लाख से 3 लाख तक की है उन लोगों के लिए तो एक रिलीफ है। यानी आप कह लें 1.5 लाख वाले के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, और लाख से ऊपर जो 2-2.5 लाख वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रिलीफ है। इससे ऊपर वाला अगर कोई सैलरी वाला है तो उसके लिए तकरीबन रिलीफ ना होने के बराबर है। सही, पहली बात तो ये है कि ये तो बहुत बराबर है, हम ये कह सकते हैं। ऊपर तो है ही कुछ नहीं ना। अगर आपने 10% सुपर टैक्स को उठा के 9% कर दिया है, या किसी का सुपर टैक्स 0.5% कम कर दिया है, तो ये तो ना होने के बराबर है, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ना, उसी हिसाब से ज्यादा भी तो होती है ना। हमें तो फोकस करना चाहिए जो कि एक यानी कि थोड़ा निचला तबका है, हमें उसको ज्यादा तो उसके हिसाब से बेहतर नहीं हुआ। आपने कि जो आज के दौर में एक अच्छा एजुकेटेड आदमी है जिसको आप अपने मुल्क में रिटेन करना चाहते हैं, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहते, जिसको वो 7-8 लाख रुपए अगर तनख्वाह लेता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 8 लाख जो तनख्वाह लेता है ना, उसकी टेक होम जो होती है वो 5 लाख से कम होती है। 3 लाख के करीब पर मंथ टैक्स दे रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, जब वो देखता है कि 5 लाख या 4 लाख मिल रही है तो वो कहता है यार मैं बाहर चला जाऊं तो मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो मैं यहाँ क्यों रहूं। क्यों हमारे लोग बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि एक तो हाई टैक्स रेट है, एम्प्लॉयर्स एक हद तक सैलरी दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सक रहे होते, तो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तरफ आपने पेट्रोल के ऊपर कार्बन लेवी 2.5 रुपए पर लीटर लगा दिया। आपको पता है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसका इंपैक्ट जो होता है वो हर चीज पे आता है। आपकी खाने पीने की चीज से लेकर ट्रांसपोर्ट, हर चीज जो होती है वो महंगी हो रही होती है। और पेट्रोल के ऊपर इसके अलावा भी गवर्नमेंट का एक प्लान है 7-8 रुपए और भी टैक्स लगाने का, जो ये 1 जुलाई में अभी नजर आना शुरू किया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बजट है कि इसके अंदर जो बजट की तकरीर है और जो उसके बाद आप उनके पेपर वर्क पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आना शुरू हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये उख्दा खुलता रहेगा, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते रहेंगे आने वाले दिनों में पता चलता रहेगा। इसकी कम्प्लेक्सिटी एक तो बजट की बहुत ज्यादा है, यानी इतनी ज्यादा चीजें की हुई हैं, और इसमें बहुत ज्यादा जो इस वक्त, और जो चीज जो इस वक्त देखें, ताजिर हमारे मुल्क में, आप मुझे ये बताएं कि जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, एम्प्लॉयर्स नहीं मौजूद होंगे, क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या ये तनख्वाह ले सकेंगे? अगर बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो तनख्वाह किसको मिलेगी? क्या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ काम कर रही है या बाकी लोगों के लिए भी काम कर रही है? क्योंकि मेजॉरिटी तो बहरहाल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए कोई मैय्यज जो है वो नजर नहीं आ रही। उल्टा जो गवर्नमेंट इस वक्त सारा फोकस कर रही है वो टैक्स, यानी इस वक्त फोकस ये हो रहा है कि हमने किसी भी तरीके से अच्छा टैक्स नेट में लोगों को लेके आना है। ओके, ये एक अच्छी बात है, तो रोज़े अव्वल से कोशिश की जा रही है ना। लेकिन इसका नतीजा किसको होता है? मतलब कैसे लाना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं
तो आपने नॉन फाइलर के साथ परचेज नहीं करनी। आपको रोक दिया गया कि आप नॉन फाइलर से परचेज करेंगे, आपका एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप नॉन फाइलर हैं, आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेंगे। आपने ट्रांजैक्शंस को रोक दिया। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप प्रॉपर्टी की जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं आज भी नॉन फाइलर फालतू टैक्स देता है, वो आइडेंटिफाइड होता है, उसका CNIC होता है, उसका नाम होता है, उसका घर का एड्रेस होता है, उसको फाइलर क्यों नहीं बनाया जाता? बड़ी बेसिक, आप बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहे हो, बड़ी बेसिक बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें याद है कि जब मैं भी जब यानी कि जमाना तालिब इल्मी में इंग्लैंड में था, वहां पर हमारे टीचर, हमें तो उस वक्त अंदाजा नहीं था, लेकिन पता चला, वो कहते हैं, हम सवाल करते थे, हम कहते थे कि जी ये जो यूके में या दूसरे ममालिक में ये जो वीकली वेजेस पे की जाती हैं, इसका रीजन क्या है? तो वन ऑफ द रीजन वो ये कहते हैं कि जी पैसा जो है ना वो हाथों में घूमते रहना चाहिए, मोल करना चाहिए, आप जमा ना होने दें इसको, जितना आप इसको जमा होने देंगे उतना ही जो है वो फिर नुकसान होगा, ये इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। साहब, इकोनॉमी का बेसिक रूल है कि अगर मुल्क के अंदर रिसेशन है तो आप लोगों में पैसे बांट दो, पैसे बांटोगे, ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगी, बिजनेसेस चलेंगे, गवर्नमेंट को भी टैक्स आ जाएगा, हर चीज। ठीक है सर, मैं अब ये सवाल जरा लेके जाता हूं। अमीन यूसुफ साहब जो हैं वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे साथ हैं, और शमसुल इस्लाम साहब भी, एक बार फिर उनको भी हम वेलकम करते हैं। अमीन यूसुफ साहब, सर ये जो स्टॉक मार्केट है यहां पर तो बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन, कल भी हमने देखा पॉजिटिव रिस्पांस आया, आज भी जो है रिकॉर्ड कायम हुआ, 1,24,000 पॉइंट्स की जो हद है वो अबूर कर गई है, कि बहुत सरमायाकारों को अच्छा लगा है ये बजट, पसंद आया है ये बजट। देखिए, अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और डिविडेंड पे टैक्सेशन है, तो वो नहीं लगा, और कल भी इंडिकेट कर रहा था कि कोई टैक्स स्टॉक मार्केट पे नहीं लगेगा। अब आप चले जाते हैं कि म्यूचुअल फंड पे जो अगर फिक्स पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो 15 की जगह 25% देंगे अगर अकाउंट होल्डर है, और अगर इक्विटी में करेंगे तो 15% है, और प्लस बैंक डिपॉजिट्स पे आपने 15% से बढ़ा के 20%। तो ये एक ड्राइवर है, इससे ये होगा कि जो फंड्स मैच्योर होते रहेंगे वो मार्केट में आते रहेंगे, तो यही वजह है। प्लस इसके अलावा आपने रियल एस्टेट में भी थोड़े से एग्जाम्पशंस दिए, तो उससे क्या होगा कि जो स्टील और सीमेंट की डिमांड होगी, ऑब्वियसली अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर चलता है तो सारी एलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो ये एक वजह ये भी है। स्टॉक मार्केट के लिए एज सच कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब ओवरऑल देखें, हम बात करते हैं कि 4% का हम ग्रोथ रेट करेंगे, ठीक है, आप कैसे करेंगे? आपको इंपोर्ट खोलनी पड़ेगी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, फिर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, वो उसके लिए आपके पास FDIs आनी चाहिए, आपके पास रिजर्व्स बढ़ने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आना चाहिए, वो कैसे लेके आएंगे? तो वो कोई प्लान ऐसा है आगे का जो हम कह रहे हैं कि हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे? देखिए, हमारी इकोनॉमी में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन तो लगाते ही नहीं इतना जितना इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आप पूरा अगर रिव्यू करें तो 50-60% तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में तो जो बंदा छोटे से छोटा बंदा है वो टैक्स दे रहा होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नॉन फाइलर को मेरे ख्याल में खत्म क्यों नहीं किया गया? ठीक है, आपने सख्तियां करती, आप बाई डिफॉल्ट सबको फाइलर बना दे, आपके पास सारे डेटाबेस अवेलेबल है, बैंक के कैसे बना दे? सर मैं आपकी तरफ फिर आता हूं, बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट दिया है, मैं जरा ये हमारे अशफाक साहब, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है हमारे टैक्स उमूर हैं, उनकी तरफ लेके जाते हैं। कह तो दिया गवर्नमेंट ने या वजीर खजाना ने कि जी अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, तो आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आप नहीं ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, आपको मौका मिलेगा ही नहीं कि आप जो है ना कोई ख़रीदारी कर सकें। किस तरह से हम तमाम नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बना सकते हैं अगर उनको कोई इंसेंटिव देना यानी कि की कोशिश की जाए तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए बात यह है कि बजट स्पीच में तो यही इम्प्रेशन शायद दिया गया कि नॉन फाइलर एक ही सिंगल क्लासिफिकेशन कर दिए टैक्स पेयर। दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बजट आ चुका है और उसके बाद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, सवालात भी हो गए, जवाबात देने की कोशिश भी हो गई, और हम ये देख रहे हैं कि अब सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत यानी जो वज़ीर ख़जाना है वो कहते हैं कि जो कुछ हम कर सकते थे हमने अपनी चादर को देखते हुए पाँव फैलाए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो चादर है उसको बड़ा कैसे किया जाए, क्योंकि
अगर एक जुमले में हम इस बजट को कहना चाहें तो वो हमेशा जो कही जाती है ना बात कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, या थोड़ा सा इसको यूँ कर लेते हैं कि आमदनी 75 पैसे कर लें और खर्चा जो है वो रुपया, यानी अभी भी हमें कर्ज ही लेना है और कर्ज लेकर ही हमें अपने मामलात जो हैं उनको पूरा करना है। और यही बात वजीर ख़जाना जो है वो आज पोस्ट बजट में भी ठोक बजा के और जोर दे के कह रहे थे कि भाई आप इस चीज़ को हल्का ना लें, आसान ना लें, जो कुछ हमने आपको दिया है एक तो इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते थे, हमारी इससे ज़्यादा सकत नहीं थी, यही कुछ हो सकता था, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये भी हम कर्ज लेकर कर रहे हैं। तो फिर ये जो कर्ज है हम कब तक अदा करते रहेंगे? इस IMF प्रोग्राम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ये शायद आखिरी प्रोग्राम होगा प्राइम मिनिस्टर का, मालूम नहीं। अब बहुत से जो हमारे जो माहिरीन हैं, तज्जियाकार हैं, मईशत के जो माहिर हैं, वो कहते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। बहरहाल इसी पर हम बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ हमारा जो पैनल है वो मौजूद है। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ हैं, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन, और अबीन यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब और मोहम्मद अवैस साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको एक बार फिर सर वेलकम करते हैं इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। कल हम बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे शमसुल इस्लाम साहब, और आपको याद होगा कि हमने जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देकर दुनिया न्यूज़ ने बात की थी, और हमने देखा कि बजट में भी अब ये कहा जा रहा है कि जी मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिए इक़दाम किए जाएंगे उसको प्रमोट करने के लिए। लेकिन जो इक़दाम ऑलरेडी किए गए, आपको लगता है कि एक तो ये कि जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, फिर जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें कुछ बेहतरी आएगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और जो एक आम आदमी है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग के ज़रिए अपना घर भी बना सकेगा? एग्री करते हैं आप? देखिए जी, मैं आप तो पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ अनाउंस की जाती है तो नारा तो बहुत लाउडली लगाया जाता है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो हाफ हार्टेडली होती है। पहली बात यह है कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग पाकिस्तान में इसलिए कामयाब नहीं होगी कि यहाँ का पूरा सेक्टर अगर देखें, रियल एस्टेट सेक्टर का जो डेवलपमेंट करते हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर जो जिस तरह से कदखन लगाई गई है, मुसलसल आप भी जो है ना बड़े प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहे। फिर साथ पे जो फाइनेंसिंग का जो है रिक्वायरमेंट वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि बैंक अपना सिक्योर करना चाहते हैं, कोई चीज़ देते हैं। अभी आपने देखा कि कुछ बैंकों ने बीच में शुरू की थी फाइनेंसिंग, और वो 1 रुपए की चीज़ अगर 2 रुपए की करके बेचेंगे तो फिर मेरे और आपके पास तो ख्वाब रह सर, आपको नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट जो नीचे आया है 22% से, ज़ाहिर है उसमें तो लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन जब वो 11% पे आया और अगर उम्मीद की जाए कि आने वाले माह साल में ये और कम होगा, 5% या 6% तक आता है, तो लोग इनकरेज होंगे कि हाँ जी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर उनको मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो जाती है उनकी। जी बिल्कुल, देखें जी इंटरेस्ट रेट कम आया है, हुआ है तो अपना 22% से 11% पे आ गया, लेकिन आप ये देखें कि आगे जाके फ्यूचर में आप क्या समझ रहे हैं कि ये 5% हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। आपका जो है अभी से जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हुकूमत अगर फ़ौरन बाद, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर आज बहुत ज़्यादा ऊपर गया, रिकॉर्ड बनाया 1,24,000 पे, इसी तरह से ये भी एक खुशखबरी देने के लिए बजट के बाद आपका जो है MPC जो होगी उसमें कुछ ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट या 1% तक की कमी करेगी, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर जो है रुपये के ऊपर प्रेशर माउंट कर रहा है। आप देखें कि जो 280 के अराउंड चल रहा था डॉलर, अब 282 से ऊपर चला गया उसका, तो आपका रुपए पे प्रेशर आएगा। एक्सटर्नल सेक्टर पे हमारी इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते। आप देखिए आइडियल सिचुएशन हुई पड़ी है कि आपने करेंसी को भी स्टेबल कर लिया, इन्फ्लेशन को भी अगर आप 11% से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्फ्लेशन है। तो क्या वजह है कि आपकी इंडस्ट्री नेगेटिव ग्रोथ पे चली गई? आप जब सर मैं इंडस्ट्री के ऊपर आपकी तरफ दोबारा आता हूं, जो आपने पॉइंट रेस किया हम यही रख देते हैं क्योंकि ज़ाहिर एक्सपर्ट हैं इसके। मलिक बोस्तान साहब हैं, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन है, जो आपने कहा कि जी रुपए पर अब जो है वो प्रेशर आ रहा है। मलिक बोस्तान साहब, सर आप एग्री करेंगे ये जो ज़ाहिर है हमारे बैरूनी कर्जे हैं, फिर उन कर्जों पर सूद की अदायगी है, यानी मेजर हिस्सा जो है वो तो सूद की अदायगी पे चला जाता है, लेकिन माजी में हमने देखा ठीक है इसहाक डार साहब पर इल्ज़ाम लगता रहा, उनको इसहाक डॉलर तक कहा गया कि जी मसनूई तौर पर उन्होंने जो है वो मामलात को रोका। आपको लगता है अभी भी ऐसा ही है या नहीं, ये जेन्युइन इंडिकेटर्स हैं मार्केट के? देखो जेन्युइन इंडिकेटर है तो डॉलर पिछले 2 साल से गिरा है और रुपया मजबूत हुआ है,
340 से कम होके 270 तक गए, अभी भी 270 और 280 के दरमियान है। तो बाकी जहाँ तक कहना है कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको रोकेंगे, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से रोकेंगे। आपके सामने डॉलर जो है 340 से जब 270 आ गया, हम 250 और 200 की बातें कर रहे थे। उस वक्त स्टेट बैंक ने इंटरवीन की और वो उसने इंटर बैंक मार्केट से पिछले 2 साल में 9,000 अरब डॉलर खरीद के डॉलर को मुस्तहकम किया। उनका कहना है कि IMF की कंडीशन है कि हमने 8 अरब डॉलर से अपने रिजर्व 16 अरब डॉलर तक ले जाने। अब 13 अरब डॉलर वो ले चुके हैं, बना चुके हैं, और 3 अरब डॉलर का फासला है। लगता है जो ही इनका ये फुलफिल होगा टारगेट, तो डॉलर का रेट ज़रूर गिरेगा। रीजन में आप देखें, डॉलर का रेट पाकिस्तान का देखें ना, इंडिया का अभी भी 82 है, बांग्लादेश 95 है, और तो और अफगानिस्तान का 70 रुपये है। तो हमारा क्या कसूर? हमारा कसूर ये है कि हमने रुपये पे एतमाद नहीं करते। हमारा रुपया अभी भी अंडर वैल्यू है, 250 और फिर 200 तक। सर बुनियादी मलिक साहब, बुनियादी वजह क्या है कि हम जो एक्सचेंज रेट है उसको दीगर ममालिक की तरह हम उसको कम्पीट नहीं कर पाते? अगर हम ज़ाहिर से मिडिल ईस्ट UAE की बात कर लें, मेरे ख्याल है कोई डॉलर 3.5 दिरहम के ऊपर गालिबन है, और आज से नहीं, पता नहीं ज़माने से। मैं अगर गलत हूँ आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, बुनियादी वजह क्या है इसकी? देखो, उन्होंने डॉलर को फिक्स किया हुआ है। एक होता है फ्लोट करेंसी, एक होती है फिक्स करेंसी। फिक्स में कोई रद्द बदल नहीं होती जब तक हुकूमत न चाहे, लेकिन फ्लोट करेंसी मार्केट और डिमांड और सप्लाई पे होती है। तो पाकिस्तान ने इंटर बैंक में डिमांड और सप्लाई पे रखा हुआ है। तो इसका किया तो था एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट तो आप देखें ना, 1990 में GDP की 20% थी, अब GDP का 10% है। तो वो तो उल्टा गले पड़ गए ये फ्लोट करना पाकिस्तान के लिए। डॉलर 54 से बढ़ के बल्कि उस वक्त 44 था जब इन्होंने फ्लोट किया इसको, और आज 300 के करीब पहुंच चुके हैं। तो हमें फ्लोट करना नुकसानदेह साबित हुआ है। फिक्स करेंसी पाकिस्तान के मफाद में थी। अब भी पाकिस्तान को अगर फ्री फ्लोट ही करना था, रोकना नहीं चाहिए। डॉलर का रेट देखो ना, बड़ी तेजी से गिर रहा था और 200 की बातें हो रही थी। मेरा सर सवाल है बड़ा सिंपल कि आप इसकी ज़ाहिर है बेहतर इसको बता देते हैं, हम क्यों फिक्स नहीं कर सकते या कर पाते? देखो जी, इसमें एक्सपोर्टरों का ये डिमांड थी कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट उन्हें खाक बढ़ानी थी। 1990 में आपकी GDP की 20% थी और आज GDP की 10% है। तो ये तो उनका मुतालबा है। बाकी इंपोर्टर तो कहते हैं डॉलर का रेट कम हो ताकि इंपोर्ट सस्ती हो। हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, और हमें जो है इस वक्त जितनी भी एक्सपोर्ट हमारी महंगी होती है तो उसी वजह है कि इंपोर्ट हमारी महंगी है। देखो ना, इन्फ्लेशन इसी से बढ़ते हैं ना। आपने जहाँ तक ये बात हो रही थी कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम होने की बड़ी वजह तो गंदम है। 2022 में आपकी गंदम 4,000 थी, 2023 में आपने 3,000 की, 2022 में आपने 2,200 कर दी। तो खुद ब खुद उसकी तो नुकसान तो सारा किसानों का हुआ है। हाँ, इसमें जो है इन्फ्लेशन तो गिरा है, लेकिन कीमतें तो बाकी तो कीमतें कम नहीं हुई। इन कीमतों को जब तक कम नहीं होंगी, परचेज पावर लोगों की खत्म हो चुकी, कुफ्ते खरीदना होने के बराबर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है। जो लोग दिन के $3 कमाते थे वो 4% से बढ़ के 16% पे चले गए। 4 से 5 डॉलर दिन के कमाते थे वो 38 से 45% पे चले गए। जिस मुल्क की आधी आबादी गुर्बत का शिकार हो, उस मुल्क को कैसे तरक्की आप कर सकते? आपको टैक्स की बजाय इनकम बढ़ाना, इनकम के ज़राए बढ़ाने चाहिए, ताकि लोगों के इनकम होगी तो टैक्स भी देंगे और अपने। अब ये जो आपने सर पॉइंट उठाया, यही हम इस पे बात कर रहे थे कि कहा यह जा रहा है कि जी अपनी चादर देखकर हमने पाँव फैलाएं, अब हमें चादर का साइज बड़ा करना है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल भी हमारे साथ थे और यही फरमा रहे थे खाकान साहब के जी अब जो है वो मईशत इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में आ चुकी है। तो खाकान साहब, अब इस बजट के बाद ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं, आप ही कीजिए, ज़्यादा आपसे बेहतर कौन पोस्टमार्टम करेगा, या यूँ कह लें डीकोड कर लें या डिसाइफर कर लें इस बजट को कि इसमें वाकई आवाम के लिए कोई रिलीफ है, या वही बात जो हम कह रहे हैं कि जी कान पहले आप इधर से पकड़ते थे, अब आपने कान इधर से पकड़ लिया। अगर आप जो है वो टैक्स जो है वो स्लैब्स कम कर रहे हैं, उसका रेट कम कर रहे हैं, तो उधर जो सेविंग्स हैं वहाँ पर आप परसेंटेज उसकी बढ़ा रहे हैं। तो उससे कम से कम जो लोग समझते थे, या फिर पेट्रोल की जो है वो आपने लेवी बढ़ा दी, उसके ऊपर 2.5 रुपये बढ़ा दिए, फिर कैश के ऊपर आपको 2 रुपये इजाफी देने हैं। तो एक आम आदमी जो इधर से बचा सकता था या बचा रहा है, उधर दूसरी तरफ से वो खर्च कर रहा है। तो ये तो क्या सिचुएशन बनी? उसके लिए तो विन विन सिचुएशन ना हुई ना खाकान साहब? सलमान, बात इस तरह से है कि जब ये बजट हो रहा था तो मैं उस वक्त भी कहता था, मैंने लिखा उसके बारे में कि जो टेल विंड्स पाकिस्तान को आज मुयस्सर हैं, और वन शुड फील ऑप्टिमिस्टिक सीइंग दीज टेल विंड्स। एक मैक्रो स्टेबिलिटी का काम है मुल्क में, जिसका मतलब है अगर मैं ICU से कंपेयर करूं तो जो वाइटल्स हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सैचुरेशन,
सो अब उसको मैं देखूं तो इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, ज़र मुबादला के ज़खायर कंफर्टेबल हैं, दोस्त आपके साथ चल रहे हैं, सो यू नो रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट हो गई है। अब नंबर 2, एक इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल जो कंफर्ट है वो आपके एट द बैक है। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब यह है कि एक IMF के साथ इंगेजमेंट है वो चल पड़ी है, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल रही है। मैं बार बार समझाता हूँ कि प्रोग्राम्स को आगे चलाने में वी ऑलवेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट, तो वो एक चल पड़ी है। इंटरनेशनली कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हो गई है 10 मई के बाद। तीसरी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक पॉलिटिकल हार्मनी तो मुल्क में है ना इस वक्त, जो भी आप समझें ऑल दी पीपल हु मैटर इन, जिसका मतलब है जो इंस्टीट्यूशनल अदारे हैं सारे वो एक डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये अच्छा। मुल्क में अवेलेबल है। और चौथी ये चीज़ देखिए कि आप मुल्क में आपको कुछ बिजली सस्ती हुई, कुछ आपका पॉलिसी रेट कम हुआ, अगर आप इंडस्ट्री की या इन्वेस्टमेंट की फ़िज़ा बनाना चाहें तो 2-3 चीज़ों में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसी है और यू नो मॉनेटरी क्या आपके पास फाइनेंसिंग अवेलेबल है। अब इतनी बड़ी टेल विंड के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम इस वक्त जो बजट के नकाद है ना उनको ये आ रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेल विंड आपको बहुत रूम फराहम करती थी। और मैंने भी ये द न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने लिखा कि अब आप अगर ट्रांसफॉर्मेटिव बजट ना दें तो उसकी गुंजाइश कोई नहीं है। बट साथ मैंने उसका एक कैवियाट भी लगाया कि IMF शुड बी कंप्लीटली ऑन बोर्ड। तो पहले मैं सेकंड कैवियाट को एड्रेस कर देता हूँ। IMF इज़ 110% ऑन बोर्ड ऑन दिस बजट। और उसकी वजह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस बजट की सबसे ज़्यादा IMF की नज़र में खसूसियत क्या है, इज़ द फॉलोइंग कि जो मालियाती खसारा है ये आज से 4 साल पहले 8% हुआ करता था, यानी कि जो कमाते थे और जो खर्च करते थे, वो पिछले साल जो अब ख़त्म कर रहे हैं वो 5.5 पौने 6 के करीब होगा। अगले साल उसको 4% से नीचे आपने कोट कर दिया है 3.9%। IMF मुझे 13-16 में भी ये कहती थी कि अपना मालियाती खसारा किसी तरह 3.5% पे लाएं। आज आप बिल्कुल चूँकि उनके साथ हैं इस चीज़ पे। सो ये सबसे बड़ी चीज़ इस बजट में है जो सब इग्नोर कर रहे हैं। देखिए ना, सारा पाकिस्तान ये कहता था जी खसारे दूर करें तो मुल्क ठीक होगा, तो ये क्रेडिट तो आप, अब मैं फिर कहता हूँ कि फंड के प्रोग्राम ने मैक्रो स्टेबिलिटी दी जिससे जो आपको अब ये करने में कामयाबी क्यों हुई। अब आप ये पूछें कि वाई हैव यू बीन एबल टू डू दिस। अगेन, जब आपने फंड का प्रोग्राम किया पॉलिसी रेट 22% था, आज 11% है। हुकूमत 1500 अरब रुपए बजटेड अपना जो एक्सपेंस है मार्कअप का वो बचा रही है पिछले साल से। अब आप मुझे बता दें कि 3.9 पहुंचने में आपको कितनी बड़ी सहूलत मिली। सो यू नो इफ यू, आज मैं आपको बहुत ही एक जुजियात में जाके और आम अल्फाज में आज अगले 15 मिनट में हम इसको ऐसा डिसाइफर करेंगे कि यूल से कि अच्छा कि समझ आ गई है कि यू नो कहाँ करे। अच्छा, अब ये बात हो गई, ये आपको रूम मिला। अब आप ये चाह रहे थे कि यार थोड़ा सा जो रिलीफ है ना वो लोगों को दे देना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, उस दिन मैंने ये लिखा था कि पहला जो ₹1,00,000 है उस पर टैक्स उठा देना चाहिए, नहीं उठाया उन्होंने। मैं नहीं एग्री करता, उन्होंने उसको 2.5% कम किया, यानी कि 50,000 से जो लाख की सैलरी है उस पर 5% था, उसको 2.5% किया। आई डोंट बाय दैट, आई थिंक इट शुड हैव गॉन। IMF ने नहीं एग्री किया होगा, सो उन्होंने 2.5%। इसी तरह 32 लाख तक जो उठाया है उसको ज़्यादा उठाना चाहिए था, बट डायरेक्शनली यस उठा दिया गया है, ये सही बात है। जो सबसे ऊपर उठाया है 1%, यानी कि जो हाईएस्ट टैक्स जो सलमान का टैक्स है, यू नो, बिकॉज सारी दुनिया के जो टैक्स के जो हमारे एंकर हैं वो सबसे अच्छे हैं, तो मैं समझता हूँ हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में होंगे, सो आप पे कम इफेक्ट आया। मुझे उसकी प्रॉब्लम यह है कि चूंकि 7.5 लाख पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं ना, और वो टैलेंटेड पाकिस्तानी है, वो हम जैसा पाकिस्तानी है जो कहता है यार मैं ये इतना 38.5% नहीं देना चाहता था। सो उस पर एक इम्पैक्ट कम आया ये, पर डायरेक्शनली वी मूव्ड। नंबर 2, जो बिजनेसेस हैं उस प्रॉब्लम ये है, अब हियर्स इज व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट दे हैव नॉट डन। व्हाट दे हैव डन इज कि 1% कह रहे हैं कि जो आपका सुपर टैक्स है वो एक भी नहीं कम हुआ, यहाँ पे 0.5% कम हुआ है। वो भी कुछ पे अप्लाई करता है, सब पे नहीं अप्लाई करता। यू नो व्हाट आई वुड हैव डन, आई वुड हैव सेड कि अगले 5 साल में इसका पाथ जो है इज द फॉलोइंग। इससे अच्छा खाकान साहब, चलो सर आपके कुछ पॉइंट्स आए, हम जरा दोबारा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। बड़े ज़ाहिर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है,
लेकिन अच्छा, मैं वेलकम करूंगा मोहसिन शेखानी साहब, पेट्रन इन चीफ आबाद जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्डर्स की एसोसिएशन है और क्योंकि हमने मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बात की है, रियल एस्टेट सेक्टर की हम रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनसे बेहतर चीज़ों को कौन हमें समझा सकेगा। लेकिन मैं क्विकली सिर्फ ज़रा जो शमसुल इस्लाम साहब है उनकी तरफ क्विकली सिर्फ जाके, सर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तो ठीक है, वो हम ये कह लें कि कवर इस तरह से भी हो जाता है कि एंड यूज़र पे जो है वो डाल दिया जाए, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं होगा तो आपके ख्याल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, लोकल इन्वेस्टर हो, वो क्यों रागिब होगा फिर इस तरफ? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आज अगर आप पाकिस्तान में देखें, दावे लिप सर्विसिंग बहुत की गई कि हम इसको आसान कर रहे हैं, आपको फेसलेस कस्टम्स क्लियरेंस हो जाएगी, आपके पास ऑनलाइन सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, फाइटो से लेके आप फाइलिंग तक। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो 89 में जितना आसान बिजनेस था वो आज 2025 में बिजनेस करना आसान नहीं है। अब एक्सपोर्टर देखें, मैं इसको 24 करोड़ के 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में अगर सिर्फ 25,000 एक्सपोर्टर हैं तो ये अलमिया है हमारे लिए कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। पहली बात, जब एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां होंगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स वही लिमिटेड रहेगी 10%, 8%, 9% टू जीडीपी। फिर दूसरी बात, बुनियादी जो हाकान साहब भी बैठे हैं इकोनॉमिक्स में, चंद चीज़ें बुनियादी होती हैं। सेविंग्स टू जीडीपी, कि जिस मुल्क के अंदर सेविंग्स टू जीडीपी अगर 12-13% से ऊपर नहीं बढ़ती तो वो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, किस तरह से उनके जो पास टैक्स कलेक्शन होगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि इकॉनमी इस तरह से चोक हो गई है कि एफबीआर का हर साल टारगेट मिस होना, इस साल जो टारगेट किया वो मिस हुआ, आइंदा जो रखा है वो भी मिस होगा। एक्सपोर्ट्स का आप देखें कि आप बढ़ नहीं पा रही। आज हमें अगर विजन 2025 के हिसाब से जो बनाया गया था तो आज हमारी 50 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन आज हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। तो आप अपने इकोनॉमिक्स के रूल्स के हिसाब से इकोनॉमी नहीं चला रहे, आप अपनी सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है जाहिर है उस पर भी तो यानी कि काम करना है। मैं ज़रा मोहसिन शेखानी साहब की तरफ जाना चाहूँगा, पेट्रन इन चीफ आबाद। शेखानी साहब, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी गालिबन हमारे साथ नहीं है, मुझे ये बताया जा रहा है, शेखानी साहब हमारे साथ नहीं है। अच्छा, अवैस साहब की तरफ जो है वो मैं यही सवाल लेके चला जाता हूँ। अवैस साहब, जो हमने बात की कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, परेशान है जो बिज़नेस कम्युनिटी है, क्यों यानी कि हम जो है वो नहीं कर पाते? मेरे ख्याल मुझे बता रहे हैं शेखानी साहब आ गए। शेखानी साहब हैं हमारे साथ? शेखानी साहब, सर मुझे सुन पा रहे हैं ना आप? ज़रा मोहसिन शेखानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मोहसिन साहब को गालिबन आवाज़ ही नहीं जा रही है। अवैस साहब, सर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या करें, किस तरह से करें, इन्वेस्टर को जो है वो हम कैसे रागिब करें, और जो अपना गैप है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको हम कहते तो हैं, अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं ज़रूरी सेक्टर वो सर 13% डिक्लाइन की तरफ वो जा रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपकी 1.53 नेगेटिव है, उसको बेहतर आपको इस बजट में कुछ ऐसा नज़र आया कि हम जो है वो अपनी आमदनी बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं या जा सकते हैं, या सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर ही काम हो रहा है कि जी हमारी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो 87 अरब वहाँ से आ जाएंगे और हमारे जो नॉन टैक्स आमदनी है वो फाइन्स की सूरत में हो, फीसिस की सूरत में वो आ जाएगा तो कर लेंगे? अजम्पशन के ऊपर हो रहा है या जेन्युइनली आपको लगता है कि काम हुआ है? सलमान साहब, एक तो पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो ओवरऑल बिज़नेस की एनवायरनमेंट है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां आपका मुल्क छोड़ के जा रही हैं। यानी ये तो पिछले एक साल में आप काउंट कर लेंगे कि कितनी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करना चाह रही। जो इंडिविजुअल्स ब्रेन ड्रेन यहाँ से होके जा रहे हैं वो अलग है। इंडिविजुअल अलहदा जा रहे हैं, बिजनेसेस अलहदा जा रहे हैं। और इस वक्त जो बजट दिया गया उस सारे के अंदर आप मुझे ये बताइएगा कि जो भी टैक्स का सिस्टम रखा गया या जो फैसिलिटेशन रखी गई है उसके अंदर कौन सी बिजनेसमैन के लिए फैसिलिटेशन कर दी गई है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर बिजनेस चलेगा। आप कोई भी चीज कर रहे होते हैं, आप चाहे प्रॉपर्टी के बात कर लें, मॉर्गेज फाइनेंस की बात कर लें, बिजनेसेस चलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो लोन लेंगे ना। लोन बैंक वाला क्यों देगा? बैंक वाला तब लोन देगा जिस वक्त बैंक को ये पता चलेगा कि ये आदमी मुझे रीपे कर सकता है, बिल्कुल सस्टेन कर सकता है। आपने देखे किस सेक्टर को दे रहे हैं कि जिसने 2000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट ले सकता है, यानी मींस आप इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे, ये आप छोटे जो आम आदमी जो अपना
घर बनाने के लिए या उसके लिए बात कर सकता है, लेकिन क्या आपने उस आम आदमी के लिए कोई रोजगार का सहूलत मुहैया की है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है? सर ये सवाल हुआ है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगजेब साहब से कि जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपका क्या प्लान है, उसके लिए क्या किया गया? आपको कोई जवाब मिला, नजर आता है? देखें ना तो वहां पे कोई रियल आपको कोई चीज नजर, पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देगा वो मैन्युफैक्चरर देगा। पिछले अरसा दराज से आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूअसली गिर रही है। गवर्नमेंट ने कौन सा फोकस किया है कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी कि वो सारी चीजें हो सके, तो वहां पे कोई खास ट्रेंड नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये है कि ओवरऑल जो ये जो टैक्स होता है ना, ये एक तो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग होता है, लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वाला अलग आ रहा होता है, फलां टैक्स वाला अलग आ रहा है। ओवरऑल जो एनवायरनमेंट बनाई गई है वो इतनी ज्यादा क्रूशियल और सख्त, और अब खास तौर के ऊपर जो इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रैंकली बजट स्पीच के अंदर तो बोली भी नहीं जा रही होती। आपने एफबीआर को अरेस्ट की पावर अलग दे रही हैं, आप कह रहे हैं किसी भी बिजनेसमैन को उठा सकते हैं, फलां टैक्स फ्रॉड के अंदर टैक्स अबेटर जो हेल्प करने वाले होंगे उनको उठा लेंगे, आप जो ऑडिटर कर रहे होंगे ऑडिटर के ऊपर चेक एंड बैलेंस और ज्यादा कर देंगे। आप जब ये सारी चीजें कर देंगे तो आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आप थ्रेट क्रिएट किए जा रहे हैं। आप कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे इस मुल्क के अंदर कि कोई, क्योंकि कॉन्फिडेंस देने के लिए कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। आज वो जो सहाफी एहतजाज कर रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि जी आप हमेशा हमें टेक्निकल ब्रीफिंग देते हैं एफबीआर वाले, इस दफा क्यों नहीं दी? तो शकूको शुबात तो उठेंगे ना। फिर वहां बैठकर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि जी यही टेक्निकल ब्रीफिंग के लिए हमने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, टेक्निकल ब्रीफिंग का देखें ना, बात यह है कि अगर कोई चीज आप बता सकें कि जो रिलीफ मैयर्स प्रैक्टिकली जो आता है ना, रिलीफ मैयर्स आ रही होती हैं कि अवाम को कोई चीज देनी है। अवाम इस वक्त जो है वो पिछले बहुत अरसे से परेशानी का शिकार है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। वैसे आप बड़ी अच्छी, क्योंकि आसान जबान में समझाने वाले, मतलब मैं कहूँगा कि आप इंसान हैं, एक्सपर्ट हैं। एक आम आदमी अगर उसको हम कहते हैं कि भाई तुमने फाइलर बनना है, अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्या मौजूदा सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए वो खुद से बगैर कोई 5,000 10,000 खर्च किए हुए किसी, यानी कि किसी को जो है ना वो अकाउंटेंट को हायर किए हुए, वो खुद अपने रिटर्न्स फाइल कर सकता है? आप रिटर्न फाइल करना तो दूर की बात है, मैं कहता हूं वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता। इतना कम्प्लेक्स निज़ाम है हमारे यहाँ टैक्स का कि आपको जो टैक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं उसके लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए, आप उसके पास नहीं जा आपके मुल्क के अंदर बहुत देर से, ये तो अब तो बल्कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया गया कि उर्दू के अंदर आपके जो दस्तावेज होंगी वो बनाए जाएंगे, उर्दू के अंदर गोशवारे बनाए जाएंगे, तो वो नहीं बनाए जा रहे होते। अभी भी ऐलान किया जा रहा है कि 800 कॉलम की एक रिटर्न आएगी जिसको आपने फिल करना है। अब वो रिटर्न फिल करना जो है वो इटसेल्फ एक चैलेंज होता है। जब 800 कॉलम सर, 800 कॉलम की कोई रिटर्न बनेगी, वो पता नहीं क्या क्या बनने जा रहा है। जो चीज वो तो सामने आएगी तो पता चलेगा कि वो कौन सी रिटर्न आ रही है और क्या चीज हो रही है। लेकिन कभी भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिस्टम के ऊपर कोई बात नहीं की गई कभी, बल्कि उसको इतना कम्प्लेक्स, मतलब अगर आप यही टैक्सेस की, ये जो अभी खाखान साहब भी बात कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल इनकम टैक्स अलहदा है, सुपर टैक्स अलहदा है, 7E का टैक्स अलहदा है, ACT अलहदा है, मिनिमम टैक्स अलहदा है। मैं आपको टैक्सेस गिनवाना शुरू करूंगा, आप कहेंगे यार ये इतने टैक्सेस हैं कहां? एक ऑर्डिनेंस के अंदर आप लगा लेना, एक रेट लगा के सीधा बताएं। मसलन आप कहते हैं बिजनेसेस के ऊपर, कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करूं तो 29% टैक्स लगे, आपने हमेशा कहा कि कॉर्पोरेट, उसके बाद उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स अलहदा लगा दिया, तो आपने 39% जो है वो टैक्स कर दिया। एक्सपोर्टर्स के ऊपर हम रोई जा रहे हैं। हम कभी हमने ये देखा कि एक्सपोर्ट क्यों गिर रही है? आपने पिछले साल एक्सपोर्टर्स की इनकम, सारी उम्र एक्सपोर्टर 1% ऑफ रिसीट्स देता था, टैक्स देता था। पिछले साल आपने उसे कहा कि अब आपने अपनी इनकम के ऊपर 39% जो है वो टैक्स देना है। ठीक है, तो एकदम जब आप किसी को ये कहेंगे कि यार अगर तुमने 100 रुपया कमा रहे हो तो 40 रुपया जो है वो हुकूमत ले लेगी। अच्छा, ये 40 अकेले नहीं होते, 40 एक टैक्स होता है, WWF 2% अलहदा देना होता है तो 42 हो गया, 5% WPPF देना होता है, 47%। ये 47% तो डॉक्यूमेंटेड टैक्स है। इसके बाद उसी बिजनेस ने प्रोफेशनल टैक्स अलहदा देना होता है। आप टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उनका टैक्सेस जो है वो मोर देन 50% हो रहा होगा। सर अब मैं यहाँ पर, अब मैं ठीक है, ये बड़ा आपने डिटेल में बता दिया, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं मॉर्गेज फाइनेंस की बात की। अमीन यूसुफ साहब की तरफ जाऊँगा। अमीन साहब, एक तरफ आप ये ऐलान भी कर रहे हैं, मजबूरी भी जाहिर कर रहे हैं, 2016 से जी जो है वो तनख्वाहें बढ़ी नहीं थी,
हमारे जो सरकारी लोग हैं, सरकारी कह लें या जाहिर है कि सेनेट के मेंबरान हो गए या फिर कौमी असम्बली के अरकान हो गए, काबीना के जो हैं वो अरकान हो गए, ये सारे के सारे, यानी कि आप ये शो कर रहे हैं कि जी 2016 से नहीं बढ़े थे, वो ज़ाहिर इन्फ्लेशन रेट इतना हो गया, वो मजबूर है, सब कुछ है, लेकिन उसका ऑप्टिक्स अगर देखें तो क्या जा रहा है कि आप 6 से यानी कि 6% कह के फिर 10% बढ़ा देते हैं, 1% सुपर टैक्स वो आप कम कर रहे हैं, इसके अलावा जो परसेंटेज है टैक्स की उसमें भी नॉमिनल सा चेंज है। तो ये पैगाम सर फिर क्या जाता है कि जो सरकारी अखराजात हैं जिसकी आप बार बार बात करते हैं, मिसाल देते हैं कि हमने ऑस्टेरिटी ड्राइव की है, हमने कम करने हैं, लेकिन अखराजात जो हैं वो कम नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं कि जी कुछ अखराजात करने पड़ते हैं हमें, तो फिर आवाम से जो है वो फिर आप क्या तवक्को रखेंगे? देखिए, अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो अगर आप खुद ही अगर नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन तो घट गया है, तो आपको तनख्वाह इतनी जरूरत क्या है? आप मुझे बताएं ना, इन्फ्लेशन के नंबर्स आप खुद बता रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, तो फिर तनख्वाहें बढ़ाने की जरूरत क्या है? वो जो था मामला तो सेटल हो रहे हैं, आपके इंटरेस्ट रेट सर वो रीजन ये दे रहे हैं कि 10 साल में नहीं बढ़े, 2016 से लेके अभी तक, यानी इतने अरसे में नहीं बढ़े, तो अब हमने जो है वो जाके बढ़ाए जो एक्यूमुलेट हो गए थे। देखिए, उसमें ये हो सकता है कि 1% करके आप बढ़ाएं। अगर आप गवर्नमेंट के इतने सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली आप इतना बड़ा बर्डन आपके उस पर बजट पे पड़ता है। आप 1% करके बढ़ाएं, जहां आप दूसरे लोगों को इतना कम रिलीफ दे रहे हैं। तो देखें, अगर गवर्नमेंट लोग बैठे उनको थोड़ी सी सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी। सैलरी वाला बंदा इतने सालों से वो सेक्रीफाइस दे रहा है और वो टैक्स दे रहा है, तो उनको भी कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अभी टैक्सेशन की आपने बड़ी अच्छी बात की, इसमें ये होना चाहिए कि FBR को ना टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर चैम्बर में, फेडरेशन में बनाने चाहिए कि नए टैक्स पेयर को किस तरह से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो वो एक फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए टैक्स पेयर उनको पता ही नहीं होता कि मुझे अगर वो उसके पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, फिर वो लंबे चार्जेस ले रहे होते हैं और कभी कभी सही गाइडेंस भी नहीं मिल रही। देखिए, टैक्स कंसल्टेंट जो होता है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, वो भी हमें बताने की ज़रूरत है कि भाई वो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं है, या BCom फेल है। तो मतलब इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है कि प्रॉपर कंसल्टेंट अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए, दुनिया भर में सारी चीज़ें जो है ना रेगुलेट होती हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि रियल एस्टेट की हम बात करते हैं, हम स्टॉक ब्रोकर हैं, हम तो रेगुलेटेड है। अब रियल एस्टेट एजेंट होता है जो इतनी बड़ी क्वांटम की प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहा होता है और करोड़ों रुपए की डीलिंग कर रहा होता है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उनको भी रजिस्टर्ड करें, उनको भी टैक्स नेट में लाया। एग्रीकल्चर को प्रॉपर टैक्स करें, रिटेलर को प्रॉपर टैक्स करें। जब तक आप सबसे पूरे इकोनॉमी के सब सेक्टर से टैक्स नहीं लेंगे, ये इसी तरह से हम रोते रहेंगे। नॉन फाइलर को खत्म कर दे, उसको इतना पैनलाइज करें कि वो मजबूर हो जाए कि टैक्स पेयर बन जाए। गाड़ियों का रिकॉर्ड मौजूद है, बैंकों का रिकॉर्ड मौजूद है, अब तो सारी चीज़ें डिजिटल हैं आपके पास। आप चाहे तो फॉरेन इन्फोर्समेंट के थ्रू उनको नोटिस भेजें, उनको बोले भाई टैक्स दें, नहीं तो उनके बिजली के मीटर जो है उसमें आप 25% टैक्स लगा दें। बिजली का बिल तो हर कोई देता है ना, तो वो 25% टैक्स है, नॉन फाइलर है। अगर फाइलर टैक्स दे रहा है तो फिर ये तो डिस्क्रिशन है ना, एक तरह से तो आप कह रहे हैं फाइलर ही टैक्स देता रहेगा पूरी ज़िंदगी। अच्छा, मैं सर ज़रा मलिक बुस्तान साहब सर आपकी तरफ जाऊंगा। ज़ाहिर है क्योंकि एक तो जो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ उसकी आपने बात कर ली, डॉलर और उसके जो एक्सचेंज की बात हो गई। सर मईशत की ज़ाहिर हम बात करते हैं। अभी एक जो फैसला हुआ वो ये कि जी ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस हैं, उसकी तेज़ी से तरक्की ने टैक्स कवानीन की पासदारी करने वाले रिवायती कारोबार के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो ऑनलाइन कारोबार थे, डिजिटल मार्केट प्लेसेस थी, क्योंकि बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी, तो जो लोग जो नहीं थे इसके अंदर टैक्स नेट में, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही थी। मैं सर इसकी एग्जांपल को ज़रा कनेक्ट करूंगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।